हाय फ्रेंड, आज हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। तो ऊपर यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, कोई दीवार बना रहा है, तो कोई रेहड़ी चला रहा है, तो कोई मछली पकड़ रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, फूल तोड़ रहे हैं। हाँ, फूल तोड़ रहे हैं, खेतों पर काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। खेतों से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो खेती से जुड़े हुए काम यह है, खेतों में काम करते किसान और फल व सब्जियां तोड़ते लोग वहाँ पे दिखाया गया है। जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है, रेहड़ी चलाना, दीवार बनाना, मछली पकड़ना। ये देखिए आप ये देखिए, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो आप आराम से बना सकते हैं। कोई कटाई कर रहा है, तो कोई निराई कर रहा है, रुपाई कर रहा है, बीड़ा बनाना ऐसे। और मतलब जो काम जिस महीने में होता है उस तरह से जून जुलाई मई की तरह प्रदर्शित कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली हैं वह बाजार की तरह दिखती हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ पे देखिए धान की रुपाई कमर तोड़ काम होता है। टिफ़िन का मतलब है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है। तमिलनाडु की ये सब नाश्ता है, खाना भी है। और शाम के नाश्ते में बड़ा बड़ा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया हुआ है कि धान की खेती हो रही है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों में
कुछ लोगों से मिले जुले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका में के बारे में क्या सीख सकते हैं। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। ये नाम है करुथम्मा, ये रामलिंगम ये भी नाम है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डूबे रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेत में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये देखिए दिखाया गया है मानचित्र में निराई रोपाई बीड़ा बनाना फिगर में दर्शाया गया है। ये देखिए, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। तो तुलसी को साल भर कमाई के मौके नहीं मिलते हैं। तुलसी को वर्ष के कुछ महीने जैसे जून में अगस्त में मिलता है, फिर सितंबर में मिलता है तथा नवंबर में ही काम मिलता है। यहाँ नवंबर है, नवंबर में ही काम मिलता है। साल के बाकी महीनों में उसे काम नहीं मिलता है। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने इसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है? तो तुलसी का काम, तुलसी को नियमित रूप से काम नहीं मिलता है। वर्ष के कुछ महीने ही काम मिल पाता है। तुलसी धान की रोपाई का काम करती है। धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर निराई का काम करती है और फसल पक जाने पर कटाई का काम करती है। खेत में काम करने के अलावा वह घर का सारा काम करती है। जंगल से लकड़ी भी लाती है। 1 किलोमीटर दूर से पानी भी लाती है। रमन का काम, रमन एक मजदूर है। वह खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता है तो वह पास के खान से पत्थर या नदी से भालू ढोने का काम करता है। ये देखिए, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? तो तुलसी के पास पूरे वर्ष काम नहीं होता है और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाती है। तुलसी ही की तरह अन्य खेतिहर मजदूर की भी यही स्थिति है।
ये देखिए, आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह काम करते हैं, तो ये आप अपने मन से करिएगा। ये देख लेते हैं। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते हैं, चर्चा कीजिए। तो यदि तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो वह दूसरे के खेत पर कम मजदूरी पर काम नहीं करती, बल्कि अपने खेतों में काम करती। वह फसल की बुआई, निराई तथा फसल काटाई के समय अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम उपलब्ध कराती। तुलसी के पति को दूसरे के खेतों पर मजदूरी नहीं करनी पड़ती। ओके फ्रेंड, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार, ये शेखर नाम का लड़का है, वही कह रहा है कि मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ में से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठा हुआ है, शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? तो शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। वह अपने खेत का सारा काम खुद ही अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेता है। कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता है, वह भी बदले में उनके खेतों में कटाई के समय काम करवा देता है। इसलिए शेखर अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर नहीं लगाता, काम के बदले काम जाके कर देता है और उसे पैसा भी नहीं देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? तो शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है। इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है, इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेच पाता है। ये देखिए, शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखिए। तो तुमने उधार लिया था, इसलिए अपना धान बेचकर उधार चुका दीजिए। एजेंट कह रहा है कि तुमने उधार लिया था, इसलिए अपना धान बेचकर उधार चुका दीजिए। तो मीना बोली, मैं अपना धान बाजार में बेचूंगी।
तो एजेंट बोला कि तुम अपना धान बाजार में नहीं बेच सकती हो, क्योंकि तुमने फसल बोने के लिए मुझसे उधार लिया था, इसलिए धान भी हमें ही बेचना पड़ेगा। तो मीना बोली कि मुझे बाजार से धान बेचने से अधिक मूल्य मिलेगा, तुम कम कीमत देते हो। तो एजेंट बोला, वाह, जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसा हम उधार देते हैं, बाजार नहीं देता है, इसलिए धान तो हमें ही बेचना पड़ेगा। तो मीना कहती है, नहीं, मैं अपना धान बाजार में बेचकर तुम्हारा उधार चुका दूंगी। एजेंट कहता, मीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम बुरा होगा। ठीक है। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, आपके उत्तर में के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी ज़मीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या हैं और उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है। तो शेखर और तुलसी का जीवन है कि ज़मीन। शेखर के पास अपनी ज़मीन है और वह अपने खेतों पर काम करता है, जबकि तुलसी के पास अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए वह रामलिंगम के खेतों में काम करती है। उधार, शेखर को खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, उधार चुकाने के लिए कम कीमत पर व्यापारी को धान बेचना पड़ता है, जबकि तुलसी की बेटी की बीमारी के लिए रामलिंगम से उधार लेना पड़ा था, जिसको चुकाने के लिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं किसान कर्ज तले दबा गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली। रामलिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत की 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव का अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने,
शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरोड़ा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुद्दुपेट नाम के गांव में रहता है। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती है, ये देख लीजिए। यह एक गांव है जिसका नाम चीजामी है। दोस्तों, हमें एनसीईआरटी बुक में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, हमें सब पढ़ना है, क्योंकि कहाँ से पूछ देगा एग्ज़ाम में हमें नहीं पता। इसीलिए हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से ही प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम का प्रश्न। तो दोस्तों, इसीलिए कहती हूँ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन ना छोड़िएगा, ठीक है। चलिए, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। अरोड़ा और पारिवेलन पढ़ते हैं। पुद्दुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। पुद्दुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है कि पट्टियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी में से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तो जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। तो नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय है और उनकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे
हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि वह यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ये देखिए स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरे, यहाँ पे फिगर दिखाया गया। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं में इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उठा है कि शेखर और अरोड़ा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है, आपको उसमें क्या समझता है। तो शेखर और अरोड़ा दोनों के परिवारों को ही उधार लेना पड़ता है, क्योंकि शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है, जिससे उसे 60 बोरी धान मिलता है। इन 60 बोरी में से कुछ तो वह अपना उधार चुकाता है, बाकी जो धान बचता है वो 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए अगली फसल के बाद बीज के लिए उधार देना पड़ता है। अरोड़ा का परिवार समुद्र से मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाता है, परंतु मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पाते। इसलिए इन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। समानताएं क्या है इन दोनों में। दोनों ही परिवार परिश्रम करते हैं। दोनों ही व्यापारी को सुधार लेकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और बदले में धान व मछली व्यापारी को सस्ती कीमत पर बेचते हैं। और अंतर क्या है, शेखर छोटा किसान है, जबकि अरोड़ा का परिवार एक मछुआरा है। अरोड़ा के परिवार के पास मछली पकड़ने के अलावा कोई अन्य काम नहीं है, जबकि शेखर खाली समय में चावल मिल में काम करता है और अपनी गाय का दूध बेचकर भी कुछ आय प्राप्त करता है। क्या है, आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरोड़ा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? तो सुनामी समुद्र में आने वाली भूकंप के कारण उठने वाली विनाशकारी लहरें हैं, जो अत्यधिक ऊंची तथा तेज होती हैं। सुनामी के कारण अरोड़ा जैसे मछुआरों को जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ होगा। उनके घर पूरी तरह बर्बाद हो गए होंगे तथा अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी उन्हें खोना पड़ा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी। जल्दी आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाई है। तो 5 कामों की सूची है कि
टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना और भी 100 सेवाएं देते हैं। चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें करते हैं। कुछ लोग शहर में जाकर मकान बनाना और लारी चलाने का काम करते हैं। ओके फ्रेंड, और एक और देख लीजिए, उसमें बोला है 5 ना, तो एक और है, कुछ लोग खान से पत्थर या नदी बालू ढोने का काम करते हैं। दूसरा है कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बनाई है। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? तो रामलिंगम जैसे बड़े किसान अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते हैं बल्कि खेतिहर मजदूरों से काम कराते हैं। शेखर जैसे छोटे किसान अपने खेतों पर स्वयं काम करते हैं और कटाई के समय छोटे किसान आपस में एक दूसरे के खेतों पर काम करके मदद करते हैं। तुलसी जैसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर बड़े किसानों के खेतों पर फसल बुआई, निराई तथा कटाई के समय बुलाने का काम करते हैं। इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन खेती मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, बाकी के समय वे खाली रहते हैं। इस कारण से उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। ये देखिए, कल्पना कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि न लें। आप क्या कहेंगे? तो मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह देंगे कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटामरैन मछुआरी की तरह खास तरह की इंजन की छोटी नाव होगी तो हम समुद्र में दूर तक तेज़ी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें मानसून के मौसम में 4 महीने व्यापारी से उधार लेकर अपनी आजीविका नहीं चलानी पड़ेगी। जबकि बैंक के कर्ज पर ब्याज की दरें व्यापारी के मुकाबले कम होती हैं, जिसे चुकाने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हम अपनी मछली ऊंची कीमत पर बाजार में बेच सकेंगे। तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। यह एक उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे गरीबी भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता है, सरकार उनके गांव के आसपास ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार सस्ती दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित भी कर सकती है। हम लोग 5वां देख लेते हैं जल्दी से। आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। शेखर जैसे छोटे किसानों को फसल बुआई के लिए खाद बीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, जिसके बदले में उन्हें अपनी फसल सस्ते में व्यापारी को बेचनी पड़ती है। इस तरह किसान को 2 तरह से नुकसान होता है। एक तो वह ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता है और दूसरे उसे अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसी कारण किसान अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपनी आजीविका अच्छी प्रकार से नहीं चला पाता और व्यापारी के जाल में फंसता चला जाता है। यदि सरकार छोटे किसानों को बुआई के समय सस्ती दरों पर बीज खाद उपलब्ध करा दे तो किसान को व्यापारी से ऊंची ब्याज पर दर पर उधार नहीं लेना पड़ेगा और न ही कम कीमत पर व्यापारी को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी और वह आसानी से अपनी आजीविका चला सकेगा। इसके अलावा सरकार किसान फसल को उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी कर दे तो किसान व्यापारी की लूट से भी बच जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थिति की तुलना कीजिए। तो देखते हैं। खेती की हुई जमीन 2 एकड़ जमीन है शेखर के, 2 एकड़ ऐसे देख लीजिए, और रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन। मजदूरों की ज़रूरत, स्वयं काम करता है, मजदूरों से काम करवाता है।
ये स्वयं काम करता है, ये स्वयं काम करता है और रामलिंगम मज़दूरों से काम करवाता है। और उधार की ज़रूरत, खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेता है। इसमें होगा खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेता है और ये उधार नहीं लेता है। फसल का बिकना, फसल से व्यापारी का उधार चुकाने के बाद शेष फसल घर के लिए रख लेता है। और ये है फसल कस्बों गांव और आसपास के शहरों में बेच देता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा रहती है इसीलिए बेच देता है। ये खाने के लिए बस रख पाता है। उनके द्वारा किया गया अन्य काम, चावल मिल में काम करता है तथा गाय का दूध बेचता है ये। और ये चावल मिल तथा खाद व बीज की दुकान का ये मालिक है। ओके फ्रेंड, तो ये वीडियो समाप्त हुआ फ्रेंड। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।